हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो हमने जैसा बात करी है, आयनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वर्क करता है, जिनमें से हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा है, उसका नाम है वाटर। वाटर के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल लिया है कि वाटर का Kw क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन करा गया है, क्या वैल्यू है और कैसे हमने उसे पीएच से रिलेट करा हुआ है। अभी चलते हैं एक नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, जिसे हम एक जनरली वीक एसिड ले रहे हैं, वो कोई भी एसिड हो सकता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट आ वीक एसिड बी HA। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि HA एक वीक एसिड है। तो इसका डिसोसिएशन हम कैसे लिखेंगे? HA मतलब H प्लस साइन और A माइनस, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम इसको एक्वस फॉर्म में लें, चलिए वाटर अलग से लिख लेते हैं, प्लस H2O, इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रखेंगे, H3O प्लस माइनस या A माइनस, जो हमारे पास आयन हो जाएगा। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है या कैसे ये डिसोसिएट होगा, इसलिए हम इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा गया है। Ka से डिनोट करा जाएगा, Ka वेयर A स्टैंड फॉर एसिड। तो चलिए थोड़ा डिफाइन करते हैं इसे। यहाँ पे एक नॉर्मल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप रिएक्शन को देख के लिखते हैं, वो कांस्टेंट कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, HA, और दूसरी चीज जो आएगी वो होगा H2O। तो वो H2O है जो यहाँ पे मिलने वाला है। देन H2O लिक्विड है, इसका कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाला है, और रेस्ट चीजें जितनी भी बची हुई हैं उनको अभी यहाँ पे लिखा रहने दिया जाएगा। देन जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट है, इसे हम न्यू कांस्टेंट कहते हैं, और हम लिखते हैं ये होगा Ka, वेयर A स्टैंड फॉर एसिड, जो होगा वीक एसिड। तो ये वीक एसिड का एक फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो किसी भी वीक एसिड जो एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है, अगर वो ब्रेक होता है वाटर में, जो ये डिसोसिएशन कहला रहा है, तो उसका Ka हम ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा अगर मैं ब्रोस्टर थ्योरी से कहूँ, क्योंकि ये एसिड की तरह वर्क करा है। और Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ इस तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हमें इससे क्या हेल्प मिल सकती है और एग्जैक्टली ये क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जानना ज़रूरी है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, पर ध्यान रखिएगा एसिड हमारे पास दो हैं, चलिए कोई भी दो एसिड मान लेते हैं, एक मानते हैं HA1 और एक मान लेते हैं HA2। दोनों ही यहाँ पे ये एसिड वीक हैं, बट इन्हें हम रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कहने वाले हैं कि वीक में भी एक थोड़ा ज़्यादा वीक होगा, एक कम वीक होगा। तो हम इन्हें रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग और वीक, ये स्ट्रॉन्ग और वीक हम वर्ड यूज़ करेंगे, पर ये मत समझिएगा ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिख लेते हैं Ka1 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं Ka2। तो इफ Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, दैट मीन्स अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है, इम्प्लाइज वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। HA1 is a stronger acid। तो रिलेटिव टू सेकेंड एसिड ये फर्स्ट वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसके K वैल्यू ज़्यादा है। रीज़न कुछ बहुत बड़ा सा नहीं है, एक नॉर्मल सा कंक्लूजन है। K1 वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है इसमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे, और H प्लस आयन ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली K वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, या एक रिलेट लेना चाहें तो ऐसे कह दें कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब है H प्लस आयन ज़्यादा होंगे, और H प्लस आयन ज़्यादा है तो Ka वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये रिलेट करे जा सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये कंक्लूजन है जिसके चलते मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूँ, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो एसिड के स्ट्रेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात हम ऑर्गेनिक में काफ़ी यूज़ करते हैं,
जिस एसिड का Ka वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं, जिसकी Ka वैल्यू रिलेटिवली कम है वो रिलेटिवली वीकर माना जाता है। तो ये Ka जो हमने डिफाइन करा है। देन अगेन Ka के अलावा हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका नाम है pKa। जैसा हमने pH, pOH, pKw को डिफाइन करा है, सेम वे हम pKa को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे रिलेट करा जा सकता है और क्या ये हमें एक रिलेशन देगा और क्या कंक्लूजन दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है, या हम डिफाइन करने जा रहे हैं pKa। चलिए इधर ही लिखते हैं। सो pKa इज इक्वल टू, सिंपली एक डेफिनेशन है जो इसके लिए हम देने वाले हैं। तो ये कैसे डिफाइन करा गया है? pKa का डेफिनेशन है माइनस लॉग बेस 10 Ka। सारे लॉग एक ही तरह से डिफाइन है, मतलब सारे pH या p वैल्यूज एक ही तरह से डिफाइन है। आपको माइनस लॉग बेस 10 लेना होगा, जो चीज़ आपने उसके साथ लिखी है उसी का लेंगे। अगर H प्लस है तो फिर कंसंट्रेशन, OH है तो कंसंट्रेशन। अब Ka एक वैल्यू ही है तो आप यहाँ पे सीधे Ka लिख सकते हैं। देन ये pKa वैल्यू है, इसका हमें रिलेशन देखना होगा Ka के साथ। तो अगर मैं एक डायरेक्ट कंक्लूजन लिखूं, मैं कंक्लूजन लिख रही हूं कि अगर आप मैथमेटिकल बहुत डील नहीं चाहते हैं, जो बायो वाले बच्चे चाहते हैं कि बहुत मैथमेटिकल डील ना हो और ज़रूरत भी नहीं है इसकी अभी, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा pKa इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। बट स्टिल मैं यहाँ पे कंक्लूड करवाऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये है pKa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। दैट मीन्स जैसे जैसे Ka बढ़ेगा वैसे वैसे pKa कम होगा, लेकिन इसे भी हमें रिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कहते हैं, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अभी इक्विलिब्रियम के लिए हम वीक लेते हैं, बाकी जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड पे भी लगेगा ये। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब है Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, और Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो pKa वैल्यू कम होगी, जिसके चलते हमारा कंक्लूजन है कि pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड के। तो जो एसिड का स्ट्रेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जैसे Ka के है। लेकिन चलिए जी, जो मैंने कंक्लूजन लिखा है इसका रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है या क्यों इसे होना चाहिए। तो फर्स्ट हमें जो कंक्लूड करना है, प्रूफ कह दे या कंक्लूजन हम लेने वाले हैं वैसे, कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। ऐसा क्यों होता है इसका जस्ट रीज़न देखेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी pKa की डिटेलिंग मतलब लॉग की होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो लॉग के लिए हम लोग लिखेंगे pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। तो इसे एक एक करके एनालाइज करते हैं। लेट करते हैं Ka की वैल्यू बढ़ी है, तो यहाँ पे एक इम्प्लाइज है या इम्प्लीकेशन है कि लॉग Ka भी ज़्यादा होगा। इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होता है लॉग, ये फंक्शन में इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता हुआ, मतलब कि अगर x बढ़ेगा तो log x बढ़ेगा। बाकी फिर भी इस बात को कंक्लूड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसके ग्राफ का। तो ग्राफिकल एक कंक्लूजन आप ले सकते हैं, एक ग्राफ की मदद ले सकते हैं। तो देखते हैं कि ग्राफिकली हमें कैसे मिलेगा ये। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ बनाया है हम लोग ने। इस ग्राफ में उस पोर्शन को हटा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या लिखा रहने दे सकते हैं। तो जो लॉग का ग्राफ है वो कुछ इस तरह पाया गया है। तो ये एक मैथमेटिकल कंक्लूजन है। ज़रूरी नहीं है कि बायो के स्टूडेंट्स इसे पढ़ें, याद करें, या ऐसा कुछ प्रूफ पता होना चाहिए। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ रिजल्ट है उसे ध्यान रखिएगा। बाकी जो लॉग या pH के लिए हमें लॉग की ज़रूरत है उसको हम डिस्कस करा हुआ है हम लोग ने। आप आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें लॉग कंप्लीटली डिफाइन करा गया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो नॉर्मली केमिस्ट्री में यूज़ करी जाती हैं और लॉग टेबल का देखना, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में देखे हुए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
सो ये जो वैल्यू है वो है कि log 1 0 होता है, वो एक मेंशन इस पॉइंट के साथ करा गया है। तो ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है हमें जो y की वैल्यू मिल रही है वो भी बढ़ रही है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए मैंने कंक्लूड करा। देन अब अगर log के a बढ़ रहा है तो ये हमें थोड़ा मैथमेटिकली पता है कि उसी का माइनस जब आप लेंगे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, और जो माइनस लिया गया है इसी वैल्यू को तो हम कहते हैं पी के ए, जो हो जाएगा कम। दैट मीन्स के ए बढ़ाने पे पी के ए घट रहा है, दैट मीन्स जो रिलेशन है वो है इनवर्सली, जो हम ग्राफिकली भी हमने देखा उसकी मदद से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है रिलेशन पी के ए और के ए का जो हमने यहाँ पे देखा है। देन तो हमने अभी तक देखा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, कैसे ये डिसोसिएट होते हैं, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और के ए की वैल्यू हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है, कैसे स्ट्रेंथ के बारे में बता सकती है। के ए नहीं तो हम पी के ए की वैल्यू की जानकारी रख के भी पता कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड अच्छा हो सकता है, मतलब स्ट्रांग हो सकता है, या वीक हो सकता है, और उसे हम रिलेटिवली जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। देन डिसोसिएशन कांस्टेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें डील करा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो उसके साथ हमें रिलेट करना है। तो हम रिलेट करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे यहाँ से रिलेट करके के ए का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला देखा जाता है। तो चलिए एक ऑल्टरनेट फॉर्म देखते हैं। उससे पहले जस्ट मुझे एक टर्म डिफाइन करनी होगी, तो उस टर्म को ले लेते हैं। टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसा कुछ शब्द हमें यहाँ पे बता रहा है, डिग्री दैट मीन्स एक्सटेंट, कि कितना डिसोसिएशन हुआ है। इसके लिए हमने एक वेरिएबल को डिफाइन करा हुआ है, वो है अल्फा। तो अल्फा से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताते हैं। बाकी डेफिनेशन क्या है चलिए देखते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डिफाइंड एज, हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, जितने भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए हैं, जो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितने भी मॉलिक्यूल इनिशियली आपके पास थे उन इनिशियली मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड में रख देंगे, और जितने डिसोसिएट हो गए उसे न्यूमरेटर में। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर हमारे पास टोटल जो मॉलिक्यूल थे वो थे 100, और उन टोटल मॉलिक्यूल्स में से जो डिसोसिएट हो गए हैं, एक मैं रिएक्शन के तौर पर लिख देती हूँ क्योंकि आपको एक डिसोसिएशन फिर लगेगा कैसा है। तो ये हमने एसिड लिया जिसे वीक माना जाता है, ये एसिड ब्रेक हुआ तो एक एसिटेट आयन देगा और दूसरा आयन देगा वो होगा H+ आयन। मान लीजिए ये स्टार्टिंग में 100 थे, 100 में से 25 ब्रेक हो गए, ये 25 बनेंगे और ये 25 बनेंगे। तो अल्फा के लिए हमने कहा जो मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हैं वो कितने हैं, तो ब्रेक होने वाले मॉलिक्यूल हैं जो डिसोसिएट हुए हैं वो हैं 25, और जो इनिशियली थे वो हैं 100। आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा 1/4। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा एक तरह से हमें फ्रैक्शन देता है उन मॉलिक्यूल का जो डिसोसिएट हो गए हैं, तो ये एक फ्रैक्शन है। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/4, जैसा हम नॉर्मली कहते हैं कि कितना हो गया है 1/4, 1/3, 1/2, हाफ। तो वैसे ही ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें यहाँ पे वैल्यू दे रहा है जो हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ओके, लेकिन फिर भी ये कितना ब्रेक हुआ है उसका एक एक्सटेंट बता रहा है। तो ये हमें क्या देता है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो अल्फा इज एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। तो कितना डिसोसिएशन हुआ है उसका एक एक्सटेंट, उसकी डिग्री हमें अल्फा से मालूम पड़ती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये अल्फा सिर्फ डिग्री है, एक्सटेंट बता रहा है, बट कितने मॉलिक्यूल बचे हैं, जैसे कि अगर आपको जानना हो कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए हैं तो लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। अगर आपको ये जानना हो तो उसका आंसर अल्फा नहीं होगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा तो एक्सटेंट बता रहा है कि अल्फा खर्च हो गया, लेकिन किसका खर्च हुआ है, वो है 100। दैट मीन्स 1/4 खर्च हुआ है 100 का। 100 क्या है, इनिशियल वैल्यू। तब जाके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए हैं। यहाँ से मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाह रही हूँ, जो मैं फॉर्मूले के तौर पे आगे यूज़ करूँगी, कि जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हैं उनको आप लेंगे सी अल्फा। और अगर पूछा जाए कि कितने मॉलिक्यूल बचे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट अगर पूछा जाए, तो मॉलिक्यूल लेफ्ट में हो जाता है, चलिए देखते हैं कैसे। जो हमने एग्जाम्पल लिया उसी पे अप्लाई करेंगे। पहले टोटल 100 थे, अगर आपको पता है कि भाई 100 पहले थे, 25 खर्च हो गए, तो कैसे आप करेंगे, 100 माइनस 25, जो बचा होगा हमारे पास वो वैल्यू होगी 75। तो ये किस फॉर्मूले से पता चला है, फॉर्मुलेशन है C माइनस सी अल्फा। तो ये सिर्फ वैल्यू है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कितना खर्च हो गया और कैसे जान सकते हैं कितना रह गया। अब हमारा टारगेट इसे अप्लाई करना है। हम इसे अप्लाई करेंगे वीक एसिड के लिए। तो वीक एसिड पे से अप्लाई करते हैं। वीक एसिड जैसा हमने एजम्पशन लिया, HA को मानते हैं, एक्वस ले लेते हैं। आप चाहे वाटर अलग से लिख लें, बट कंसंट्रेशन वैसे ही हमें नेग्लेक्ट करना है, H प्लस और A माइनस। तो अभी हम C और अल्फा के टर्म में देखते हैं Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। सो जस्ट लेट करते हैं, ये है C। रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा 0 और A माइनस भी होगा 0। C में से जो कंटेंट खर्च हो गया है उसे लिखा जाएगा C अल्फा। जैसा मैंने यहाँ पे समझाया, जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं वो C अल्फा हो जाएंगे, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब रेस्ट जो काम है वो स्टाइक्योमेट्री करेगी। यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। तो अगर 1 है, इसके चलते हम ये कह सकते हैं कि C कंसंट्रेशन में से C अल्फा फिनिश हो रहा है। तो यहाँ जब 1 खर्च हुआ था तो 1 बनेगा। तो अगर C अल्फा खर्च हुआ है तो C अल्फा, अगेन 1 के साथ 1, तो C अल्फा के साथ C अल्फा। ये वैल्यू है जो हमें मिलने वाली है H प्लस और A माइनस आयन की। इसको पुट करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में। तो हमने पीछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा कि हमें H प्लस आयन चाहिए। आप हाइड्रोनियम लिख सकते हैं, दोनों एक हम लोग स्वैप के फॉर्म पे यूज़ करते रहेंगे। और यहाँ HA लिख दिया, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। H प्लस आयन हो जाएगा C अल्फा, A माइनस हो जाएगा C अल्फा, जो वैल्यू हमें दिख ही रही है यहाँ पे। और जो HA है, ध्यान रखिएगा ये एट इक्विलिब्रियम लिखा जाएगा। ये सभी कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। तो ये एट इक्विलिब्रियम हमें कहा गया है। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हमें कंडीशन बता दी गई है। अब इससे हम लोग देखते हैं क्या हमें वो मिलेगा। Ka इज इक्वल टू C, हम इसके डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे और हमें मिलेगा 1 माइनस अल्फा, एक C कैंसिल हो जाएगा। देन वी आर लेफ्ट विथ C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये Ka की वैल्यू है जो हमें यहाँ से मिल रही है। इस Ka की वैल्यू में C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हमने लिखा है। ये एक एक्चुअल वैल्यू है जिसमें अभी हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया है, बट नॉर्मली जिस वैल्यू को हम लगाएंगे उसमें एक एजम्पशन होता है। हम लेट कर लेते हैं कि लेट एसिड इज वेरी वीक, या टू वीक आप कह सकते हैं। सो अगर एसिड बहुत वीक है, इसका मतलब अल्फा बहुत स्मॉल होगा, स्मॉलर देन 1, जिसके चलते 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लेक्ट करके 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से Ka की वैल्यू आएगी C अल्फा स्क्वायर। ये C अल्फा स्क्वायर है जो Ka की वैल्यू हमें दे के जाएगा। 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करा गया है, एसिड को काफ़ी वीक माना गया है। लेकिन आप कहें कि काफ़ी वीक मतलब कितना, हम क्या माने, तो कहते हैं अगर अल्फा लेस देन 10% है तो हम उसे निगलेक्ट कर देंगे, ऐसा लिया जाता है। बाकी आप अल्फा से जज कर सकते हैं, लेकिन आप Ka की वैल्यू से भी जज कर सकते हैं। अगर Ka की वैल्यू बहुत कम है तो आप निगलेक्ट कर दें और फाइनली इस फॉर्मूले को ही यूज़ करें। बाकी अगर मैं आपको जनरल जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो मैं कहूँगी नीट या जेई, नॉर्मली यही फॉर्मूला यूज़ होता है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला तब यूज़ होता है काफ़ी एक्सेप्शनल केस जहाँ पे हमें
के ए की वैल्यू काफ़ी बड़ी दी गई है, देन आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अदरवाइज नॉर्मली के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम के ए के लिए यूज़ करने वाले हैं। ओके, मूविंग टू द अदर फॉर्मूला जो हमें यहीं से कंक्लूड करना है, वो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हमने अल्फा से डिनोट करा है, तो हम यहीं से पता करेंगे। तो हमने पीछे देखा, वी नो दैट के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अल्फा मिलेगा, पहले मैं अल्फा स्क्वायर लिख देती हूँ, कैलकुलेशन इतना अच्छा ना लगे तो, लंबा चल रहा हो तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा के ए अपॉन सी स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट के ए अपॉन सी इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा जो हमें पिछले वाले फॉर्मूले से मिली है। ये हमने वीक वाला एजम्पशन लेने के बाद ही लगाया हुआ है और नॉर्मली इसी को यूज़ करा जाता है अनटिल अनलेस कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि भाई के ए बहुत ज़्यादा होगा, एसिड बहुत अच्छा है, आप इसी नॉर्मल यूज़ करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कंसंट्रेशन H प्लस आयन का और A माइनस आयन का। तो चलिए पहले आगे लिख देते हैं, फिर वापस आके देखते हैं। तो यहाँ से हमें मिल सकता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड A माइनस आयन। तो कंसंट्रेशन जो हमारे पास H प्लस और A माइनस के हैं वो दोनों ही यहाँ से मिल सकते हैं, तो ये आराम से हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हमें इधर देखना होगा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सी अल्फा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा स्क्वायर नहीं सिर्फ सी अल्फा, और यही वैल्यू है A माइनस आयन की भी। आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट सेम है, तो ये इसकी भी वैल्यू सेम ही रही है अभी के लिए, मोस्टली रहती है जब तक आपको कुछ बहुत अलग सा ना मिले। अभी एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये पहला स्टेप है तो आप इसे भूल जाएं। कई बार ऐसा होता है कि इसी फॉर्मूले से आंसर लाना काफ़ी ईजी होता है। देन एक अदर फॉर्म होगी कि मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ सी अंडर रूट के ए अपॉन सी। जैसा आपको पता है रूट के बाहर लाने पे सी स्क्वायर का सी हो जाता है, तो रूट के अंदर जाने पे सी से सी स्क्वायर वापस हो जाएगा। आप सी और सी को कैंसिल कर सकते हैं, तो H प्लस आयन जो आपको कंसंट्रेशन देगा वो होगा के ए इंटू सी। तो के ए इंटू सी हमें H प्लस आयन की वैल्यू देने वाले हैं। ये है कंसंट्रेशन H प्लस आयन का, सेम वैल्यू A माइनस के लिए भी होगी, तो इसी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्दर इसी में लिख देते हैं A माइनस भी हो जाएगा अंडर रूट के ए इंटू सी। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर लें, दोनों के लिए यूज़ करी जा सकती है, एटलीस्ट अभी जब तक हम कोएफिशिएंट 1 1 रखे हुए हैं। सो ये फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न रखने हैं, ये फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला या मैं कहूँ जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं नॉर्मल हैं, नीट में बहुत टफ नहीं दिए जाते हैं, बहुत लेंदी नहीं होते हैं। तो मैं कहूँगी नीट के सभी बच्चों से कि इन फॉर्मूले को आप लर्न रखें। बाकी इन केस अगर आप रखना चाहें तो एक प्रूफ को भी माइंड में रख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि कहाँ से आया है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा कि पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मुलेशन कंक्लूजन जनरली नहीं याद है तो आप हर बार प्रूफ नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, याद कर लीजिए इसे, 2 से 3 बार एक रिपीटेशन ले लीजिए, याद हो जाएगा। अल्फा के ए अपॉन सी। थर्ड H प्लस आयन इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट पूछा जाए तो ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा के ए इंटू सी। सो दीज आर दी मस्ट फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए। बाकी ऐसा भी होता है कि कभी पीएच का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है, तो पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, इनकेस आप चाहें तो माइनस लॉग लेने पे मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग समझाऊंगी नहीं, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हूँ, लॉग ए इंटू सी, जिसके चलते आपको पीएच, मैंने लॉग नहीं लिखा यहाँ पे तो मुझे लॉग लिखना होगा, लॉग के ए इंटू सी, और यहाँ से हमें मिल जाएगा हाफ और माइनस हमें रखना होगा लॉग के ए प्लस लॉग सी। बाकी हाफ की वैल्यू आप अपने साथ रखेंगे, हाफ को बाहर रखिए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा पी के ए माइनस लॉग सी। बाकी ये फॉर्मूला मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ,
क्योंकि हमें इसमें के ए की पी के ए की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा कुछ ज़्यादातर बहुत ऑब्जर्व नहीं करा गया है कि ऐसा पी के ए दें और फिर लें। तो मैं आपसे कहूँगी कि जो फॉर्मूले आपको मस्ट लर्न होने चाहिए वो ये वाला वेरिएशन है, इतने तीन, इन तीन को तो पक्का लर्न रखिए। बाकी इन एडिशन एक ये पीएच का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपको इससे डायरेक्ट मिलेगा। पी के दिया गया तो बहुत जल्दी रख जाएगा, अदरवाइज ऊपर एच प्लस आइन निकाल के आप फिर उसका लॉग लेके पीएच निकाल सकते हैं। तो पहले एच प्लस आइन निकाले, देन नेगेटिव लॉग लें जिससे पीएच आ जाएगा। इन केस क्वेश्चन आपसे पी ओ एच जानना चाहता है तो हमें ये बात भी पता है कि पी ओ एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी एच। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये हमारे कंक्लूजन है जिसे हमें लर्न कर लेना चाहिए, तभी क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमें कौन से क्वेश्चंस पे कैसा फॉर्मूला लगाना है, कैसे इसे यूज करना है। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।